बीएड के इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे अगर कॉन्सेप्ट मैप के बारे में पूछे तो इसका पहले हम मीनिंग लिखेंगे। अ कॉन्सेप्ट मैप इज डायग्राम और ग्राफिकल टूल that visually represent relationship between concept and ideas। यानी कि कॉन्सेप्ट मैप एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम डायग्राम का उपयोग करते हैं, ग्राफिकल का उपयोग करते हैं, मतलब ग्राफ्स का उपयोग करते हैं, और ये रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं उनको। तो अ कॉन्सेप्ट मैप presents the relationship among a set of connected concepts and ideas. It is a tangible way to display how your mind sees a particular topic। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा माइंड है या किसी भी बच्चे का माइंड है वो एक टॉपिक को किस तरह से देख रहा है। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्सेप्ट मैप। तो इसके 5 स्टेप्स हम पढ़ेंगे। तो पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग फेज, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग फेज, तीसरा है लेआउट फेज, चौथा है लिंकिंग फेज और पांचवा है फाइनलाइजिंग द कॉन्सेप्ट फेज। इसको आप BOLLF की ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में जैसे कि हमारे जो ब्रेन में कैसे चीज़ें जाती है, फिर हम जिसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फिर हम लेआउट कैसे तैयार करेंगे, हम उसको किस तरह से लिंक करेंगे पहली नॉलेज या दूसरी नॉलेज से, उसको फाइनलाइज करके कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, ये इसमें निर्धारित हो। फिर अगला जो पॉइंट है, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट मैप are used as both a learning tool and an evaluation tool to assess student learning। यानी कि जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें कॉन्सेप्ट मैप लर्निंग टूल के रूप में और एक इवेल्युएशन की टूल के रूप में दोनों तरह से ही यूज में होता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज न्यू इन्फॉर्मेशन। यह चिल्ड्रंस को न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है और उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू make meaningful connection between the main idea and other information। यह स्टूडेंट को जो मीनिंगफुल कनेक्शन होता है किसी भी टॉपिक से उसको उसके बीच में और इंफॉर्मेशन के बीच में मतलब कनेक्शन बनाने का काम करता है। दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड कैन बी यूज्ड एनी कंटेंट एरिया। हेल्प्स प्रमोट क्रिएटिव एंड हाई लेवल थिंकिंग। यह जो क्रिएटिव और जो हाई लेवल थिंकिंग होती है ना उसको प्रमोट करता है और यह इजी कंस्ट्रक्ट करता है और कंटेंट एरिया में यूज किया जाता है। Each person may construct a different map depending on how he or she understands the subject of the map। यानी कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी विद्यार्थी हो तो वो किसी भी टॉपिक को किस तरह से देखता है ये हमें बताता है। कॉन्सेप्ट मैप यूज 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज। यह 3 टाइप की जो नॉलेज है उसमें प्रयोग किया जाता है, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन। Concept maps are necessary for students. Concept mapping helps students fulfill high quality and meaningful learning outcomes. Many English textbooks are beginning to use concept maps among their end of chapter activities। तो जो concept map है वो students के लिए काफ़ी आवश्यक है। Concept mapping help students fulfill high quality। जो concept map होता है वह student की high quality को फुलफिल करता है, मीनिंगफुल जो होता है लर्निंग उसको बाहर आने के लिए मदद करता है। और जो ये कॉन्सेप्ट मैप होता है यह आप देखेंगे तो जो पुस्तक होती है उसमें भी यूज में लिया जाता है। कॉन्सेप्ट मैप कैन बी डेवलप्ड फॉर एन एंटायर कोर्स। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। बस आप इतना लिख देना, पॉइंट लिख देना जिसमें आपका पेपर हो जाएगा। अगला है करिकुलम। करिकुलम के बारे में आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आप उसमें ये लिख सकते हैं मीनिंग लगाकर। द वर्ड करिकुलम केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड currere which means a race or the courage of a race। ये आपने पेडागोजी आपके पास जो भी दूसरी होगी उसमें भी पढ़ा होगा कि जो करिकुलम है वो लैटिन शब्द से लिया गया है currere से, जिसका अर्थ है एक रेस और द कोर्स ऑफ अ रेस।
all the subjects are taught in a school, college, or university. The concepts of a particular course of study. Modern concept of curriculum. It does not mean only academic subject. यानी कि जो करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ आप एकेडमिक पढ़ाई करवा दो किसी भी बच्चे को, ये पूरी तरह से डेवलप करता है. So, it does not mean only academic subjects which are traditionally taught in schools, but it includes all the experiences that pupil receives through different activities in school. यानी कि बच्चे का इसमें संपूर्ण विकास किया जाता है. वो जो भी खेलेगा, जो भी वो सीखेगा, जैसे भी वो सीखेगा, वो पूरा ही इसमें कॉन्सेप्ट का जो करिकुलम है उसमें आएगा. तो अगला जो हमारा बिंदु होगा, a curriculum can be called as a plan for learning which contains about the purpose of an education in our society. It also has a definite structure and a vision. तो जो करिकुलम है वो एक प्लान की तरह है, जो सीखने का प्लानिंग होती है उसकी तरह, जो कि एजुकेशन का जो पर्पस है हमारी सोसाइटी में उसको दर्शाता है. और यह जो है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर भी देता है जिसका विजन बनता है छात्रों में, विद्यार्थियों में. अल्बर्ट ओलिव्स जो है 1977, इन्होंने कहा है, करिकुलम इज द एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल एंड डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक एलिमेंट्स. एजुकेशनल का जो करिकुलम प्रोग्राम है वो स्कूल में 4 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, अध्ययन के बारे में. प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो उसको एक्सपीरियंसेस होगा, जिसको अनुभव होंगे उनके बारे में है. प्रोग्राम ऑफ सर्विस और हिडन करिकुलम. अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम. तो इसमें मतलब ये पॉइंट्स हैं, उसको आप और भी बढ़ा के लिख सकते हो. तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए वो, यानी कि लोकतंत्र मतलब स्वतंत्र हो कोई भी बच्चा. कंटिन्यूस यानी लगातार होना चाहिए. लॉजिक उसमें होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. इंट्रीगेटेड होना चाहिए. क्वालिटी उसमें होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. चाइल्ड सेंटर्ड वो कोर्स होना चाहिए. सिक्वेंशियल होना चाहिए और ट्रांसफरेबल होना चाहिए. तो इस तरह से आप इसमें रेखा चित्र बना सकते हैं, डायग्राम, जिसमें आप जैसे यहाँ पे डेमोक्रेटिक लिख देना, यहाँ पे कंटिन्यूस लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉजिकल लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम बना सकते हैं. आगे इसमें आप और भी बिंदु जोड़ सकते हैं, जैसे इट इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल. इट शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लिख देना. उसके आगे अगर आपसे एलिमेंट्स पूछे करिकुलम के, तो उसमें भी हमारे पास में कुछ बिंदु है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, कैसा साउंड आता है. लॉजिकल आइटम्स होने चाहिए. स्ट्रक्चरल आइटम्स होने चाहिए. रीडिंग टेक्स्ट होने चाहिए. कंपोजिशन ओरल एंड रिटन होनी चाहिए. ग्रामर जो है फॉर्मल होनी चाहिए. लिसनिंग एंड लर्निंग एंड रीडिंग होनी चाहिए. एक्सप्रेशन जो है हाव भाव दिखना चाहिए. कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए. स्पोकन एंड रिटन इसमें आएगा. इसके अलावा आप लिख सकते हैं टाइमिंग, पेडागोजी, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, सोर्स, असाइनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. अगला अगर आपसे क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आएगा, आपके पास अगला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बारे में जो भी आपसे पूछे उसमें आप लिखना, ए टेक्स्ट बुक इज अ बुक दैट contains all information about a course or a subject that a student needs. तो जो टेक्स्ट बुक होती है यह सभी तरह की इंफॉर्मेशन होती है एक कोर्स की, सब्जेक्ट की, जो एक स्टूडेंट की आवश्यकता होती है. यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या होता है, आपके कोर्स से संबंधित चीज़ें होती हैं जो आपको आपके सर या मैडम लिखवाते हैं. दिस हैज अ सेट ऑफ चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. तो इसमें क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसके नोट्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एंड एक्सरसाइजेस होती हैं. टेक्स्ट बुक आर not only helpful for the students but also helpful for new teachers with their teaching course. तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी होती है, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, वो नए जो टीचर होते हैं, नई टीचिंग लाइन में आते हैं, आप भी नए टीचर बनेंगे तो आपके लिए भी वो उपयोगी होगी. इट्स लाइक
अ गाइड फॉर द सिलेबस। यह सिलेबस के लिए एक गाइड का काम करता है। मटेरियल, सिलेबस मटेरियल यानी कि इट्स लाइक एज अ गाइड फॉर द सिलेबस मटेरियल दे हैव टू कवर इन द होल एकेडमिक ईयर। मतलब कि यह एक ऐसा सिलेबस मटेरियल का गाइड करते हैं जो कि एक टीचर को अपने स्टूडेंट को पूरे एकेडमिक ईयर में पढ़ाना है। जैसे कि कोई बच्चा 7th क्लास में है तो उसको क्या क्या पढ़ाना है, ये उसका एकेडमिक ईयर होगा जो कि वो 1 साल तक पढ़ेगा, तो उसमें भी हेल्प करता है। टेक्स्ट बुक हेल्प टीचर्स टू डिजाइन द लेसन प्लान एंड अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लेसन प्लान आप सब जानते ही होंगे, डिजाइन किया होगा आपने, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। डिफरेंट फील्ड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। जो डिफरेंट फील्ड होते हैं, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह की किताबें लिखते हैं। क्वालिटी ऑफ राइटिंग फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सेल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो जो इनको टेक्स्ट बुक की जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। पीपल यूज अ टेक्स्ट बुक टू लर्न अ फैक्ट एंड मेथड्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसमें वही बात है कि यह एक सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाला मटेरियल होता है टेक्स्ट बुक, और पीपल जो टेक्स्ट बुक को यूज करते हैं सीखने के लिए, नए फैक्ट और नए तरीके सीखने के लिए यूज करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होता है। यानी कि जो पीपल यहाँ पे वैसे पुपिल्स कर देगा, पुपिल यूज अ टेक्स्ट बुक टू लर्न अ फैक्ट। तो जो पुपिल होते हैं वो टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं फैक्ट जानने के लिए, मेथड्स जानने के लिए, जो उनका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में। टेक्स्ट बुक्स sometimes have question to list the knowledge and understanding of the learner। जो टेक्स्ट बुक होती है कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस भी रखती है जो उनका नॉलेज और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आप इस पे एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, जैसे टेक्स्ट बुक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आप ऐसे याद रखिए कि सेविंग टाइम, टेक्स्ट बुक टाइम को सेव करती है और हमारा ये टाइम बचाती है। इसमें हमें सोर्स मिल जाता है, मटेरियल हमें मिल जाता है, ये टूल है बहुत अच्छा, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें समरी होती है हमारे लेसन से संबंधित, यह लर्निंग में सहायक है, एक्सरसाइज में होती है, हेल्प सेल्फ टीचिंग, और ये हेल्प सेल्फ टीचिंग नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी आएगा। हेल्प सेल्फ स्टडी, हेल्पिंग इन द सेल्फ स्टडी, और हेल्पिंग द टीचर्स एंड हेल्पिंग द पुपिल्स। तो इस तरह से आप ये लिख देना, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, डेवलपमेंट और एक्टिविटीज एंड टास्क्स। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है, अ वेराइटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स कैन हेल्प टू मेंटेन स्टूडेंट अटेंशन। यानी कि जो एक अच्छा सीखने का मटेरियल होगा वो स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करेगा। जैसे कि कोई भी चीज़ है, आपको पढ़ने में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको पढ़ लोगे, आपका ध्यान अपने आप वहाँ चला जाएगा। तो यह मटेरियल पर आश्रित है, यानी मटेरियल इसको प्रभावित करता है। इट्स इंक्रीज माइंड चिल्ड्रन, यह जो है बच्चे का जो माइंड है उसको इंक्रीज करता है। अलग अलग लाइन है, चिल्ड्रन शुड बी इनेबल टू मेक कनेक्शन ऑफ द न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। जो बच्चे होते हैं उनको नए नए जो आइडियाज होते हैं और नई नई नॉलेज होती है वो कनेक्ट होती है विद देयर एक्सपीरियंसेस एंड वर्ड। उनके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में वो नए नए आइडिया और नॉलेज लेते हैं। तो इसके जो वो है जो कुछ बिंदु हैं, जैसे लेटर चेंज, साउंड चेंज, ईयर ट्रेनिंग, द शॉपिंग बास्केट, वर्ड एसोसिएशन, फैमिली, वर्ड सेट्स, गेसिंग गेम्स। तो ये वैसे सभी गेसिंग गेम्स में ही आएंगे, मतलब गेम्स में ही, गेम्स का ही ये हिस्सा है, तो ये इसमें आता है। इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन आता है, सेलेक्टिंग अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, यानी कि एक अच्छी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, इसके कुछ बिंदु हैं। अचीविंग द पर्पस ऑफ टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड, क्लेवर, सुटेबल लैंग्वेज, वेल इंस्ट्रक्टेड,
सिंपल, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, अप टू डेट। इंडेक्स उसमें होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो टीचिंग का पर्पस है वो पूरा हो जाए। चाइल्ड केंद्रित हो, यानी कि विद्यार्थी के केंद्रित हो वो, और क्लियर हो, साफ सुथरी राइटिंग में हो, साफ साफ अच्छी लैंग्वेज में हो, सिंपल में, अच्छे से इलस्ट्रियल, अच्छे सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो, अप टू डेट हो, और इंडेक्स उसमें हो। ये सब उसमें होना चाहिए। इलस्ट्रेटेड, वेल इलस्ट्रेटेड होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, अगर आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैंग्वेज टीचर। इसमें टीचिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, सुपरविजन है, एग्जामिनेशन है, इवेल्युएशन है, रिकॉर्डिंग है, गाइडेंस है। यानी कि एक लैंग्वेज टीचर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको एक अच्छा टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए, उसको सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए, उसका सुपरविजन होना चाहिए, एग्जामिनेशन उसको लेना चाहिए समय समय पर, इवेल्युएशन करवाना चाहिए, रिकॉर्डिंग उसको रखनी चाहिए कि भाई बच्चा कैसा कर रहा है, सुधार है या नहीं है, और उसको उचित गाइडेंस बच्चों को देनी चाहिए। और इस तरह से आप इसका रेखा चित्र बना सकते हैं, यानी कि डायग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। तो पहले तो हमने लैंग्वेज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, अब हम क्वालिटीज पढ़ेंगे, जो भी कुछ कुछ उससे सिमिलर हो जाएगी। ही मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि टीचर को इंग्लिश के बारे में, अब मैं इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश की लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो ही मस्ट हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लव एंड सिंसियरिटी, यानी कि वो बच्चों के प्रति लव दिखाए, सिंसियरिटी दिखाए। मास्टरी ओवर कंटेंट, यानी कि उसको जो भी कंटेंट मिले उसमें उसको मास्टरी हासिल होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स, और उसको जो टीचिंग मेथड्स है वो आने चाहिए, टेक्निक्स आने चाहिए अलग अलग तरीके। भाई किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको दूसरे तरीके से सिखा दे। साइंटिफिक मेथड उसको आना चाहिए। वेल क्वालिफाइड वो होना चाहिए। लाइफ लॉन्गर लर्नर होना चाहिए। जेंटल होना चाहिए, यानी कि वो अच्छे सा पढ़ा लिखा हो, उसको साइंटिफिक मेथड्स आते हों सभी तरह से। लाइफ लॉन्गर लर्नर की वो पढ़ने में हमेशा रुचि ले। जेंटल हो वो, और इनफ प्रैक्टिस रिटर्न एंड ओरल वर्क, वो बच्चों को लिखावट में और जो ओरल वर्क होता है उसमें अच्छी से प्रैक्टिस करवाए। क्रिएटिव सुटेबल इन्वायरमेंट, वह एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिसमें बच्चा पढ़ने में रुचि ले। उसके बाद अप टू डेट होना चाहिए वो, गुड और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ज्ञाता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको होना चाहिए कि वो बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करे, चिड़चिड़ाए नहीं, फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, और मैनर्स उसमें होने चाहिए। सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। फॉर फ्रॉम प्राइड, फार फ्रॉम प्राइड, सॉरी फार, यानी कि वो घमंड से दूरी हो उसकी। ग्रामर उसकी अच्छी होनी चाहिए। लाइब्रेरी उसको अरेंज करनी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल डेवलपमेंट उसको आना चाहिए। और एक फ्रेंड हो सकता है, ये एक अच्छा फिलोसोफर हो सकता है और गाइड हो सकता है। तो ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ हमारे साथ हो जाएगी। इसके बाद में आपके पास आए कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन अ लर्निंग environment to help and assist with people's development and learning. Educational resources are brilliant for teachers and educators to help them deliver the best quality lesson. तो जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स मतलब कि आप किस में से पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने में मदद करता है। असिस्ट विद पीपुल्स डेवलपमेंट, वो जो पुपिल, यहाँ पे पुपिल आएगा, सॉरी, पुपिल्स का जो डेवलपमेंट है उसमें मदद करे और सीखने में उनको मदद करे। और एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं टीचर्स के लिए और एजुकेटर्स के लिए। उनको ये मदद करते हैं अच्छी क्वालिटी का लेसन देने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड हेल्प, यानी रिसोर्सेज मतलब आप अगर एक लाइन में समझना चाहें तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा जो कि सपोर्ट दे, सहायता दे। इट
इट हैज़ एबिलिटी टू डील, इसमें डील करने की एबिलिटी होनी चाहिए विथ प्रॉब्लम्स से और डिफिकल्टी से। रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट टू मेक स्टडी मोर इजी, रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टडी को इजी बनाने के लिए। रिसोर्सेज आर क्लासरूम, लाइब्रेटरी, म्यूजियम, कम्युनिटी और इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी ईटीसी। तो जो मतलब रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, लेबोरेटरी हो सकती है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आपके पास आए मास मीडिया के बारे में, तो आप लिख सकते हैं मास मीडिया एंड मीडिया इंक्लूड्स टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर। तो इसका आप समझ गए होंगे मतलब कि मास मीडिया में क्या क्या इंक्लूडिंग है, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है और जो भी है सोशल मीडिया की भी है आजकल तो सभी है। तो द मीडिया एंटरटेन एंड स्प्रेड न्यूज़ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो मीडिया का क्या काम होता है कि वह न्यूज़ को फैलाए। ओके, मीडिया के प्रकार देख लेते हैं। मीडिया के 3 प्रकार हम पढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे होते हैं, आप 3 लिख देना। प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैगजीन्स आ जाएगी, बुक्स आ जाएगी, जो जनरल्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो जो भी प्रिंट होता है वो आप इसमें लिख देना। ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीफोन जिसमें ब्रॉडकास्ट होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल, सोशल मीडिया ईटीसी इसमें आ जाएगा। वीडियो से आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।